तो एडवोकेट की भूमिका राष्ट्र के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान होता है उसका। उन्होंने कहा भाई मिश्रा जी से बता दीजिए क्या हालचाल है, अब तो योगी जी की सरकार है, माहौल ठीक है। आज तक हिंदुस्तान में कोई कुछ भी हो कट सकती है, माननीय योगी नाथ जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ है। सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में भी होना बाकी है, वो भी आगे हो जाएगा, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। जून के बाद तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मिलना है तब जब एमयू मैं कुछ करा लूँ, जहाँ पे यह है कि नहीं मेरा टिकट की व्यवस्था सरकार कर दे, ये कर दे, और मैं वैसे उद्योगपति अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद में नहीं है। 5 साल तक का उसका इंटरेस्ट एज ए सब्सिडी आप दे दीजिए, आप देख लीजिए कितनी यूपी में कितनी इंडस्ट्री लग जाती है। आज भी मेरा मकान नहीं है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, मैं चाहता तो मकान ले लेता, मकान भर का तो मैंने कोरोना में खर्च कर दिया। आप समझ लीजिए पैर में चप्पल और जूते से नहीं चला जा रहा था तो लोगों के छाले पड़ गए थे, रुमाल पैर में बांध दिए थे छाले के। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है। आज हमारे साथ में इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए लखनऊ के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, पेशे से वकील हैं और अब धीरे धीरे जो है एक बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ पूरा जो है ये काम कर रहे हैं। अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद, जिसका जो है लखनऊ में सब सारी चीज़ें, उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी क्या कुछ चीज़ें उस हिसाब से रहीं। सर, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कोरोना काल का वो दौर था जब जो है लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, चाहे पहली लहर की बात की जाए चाहे दूसरी लहर की बात की जाए, लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। उस बीच में आपने जो है लगातार बिना किसी कुछ आगे पीछे सोचे जो है अपना सब कुछ लोगों में इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जैसे आपके सभी आपके परिजन हैं, और वो आए दिन मतलब कंटिन्यू, ऐसा नहीं था कि मतलब 2 दिन करके फिर उसके बाद बंद हो जाए, ऐसा कुछ इस हिसाब की चीज़ें नहीं थी। आपने कंटिन्यू वो चीज़ें की, पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी। क्या कुछ चीज़ें आप सोच के चले थे कि हमें किस हिसाब से जो है लोगों के लिए काम करना है, और आज उसका प्रतिफल भी आपको धीरे धीरे मिल रहा है। सीएम योगी से आप लोगों ने मुलाकात की, तमाम जो है उद्योगपतियों के साथ, और काफ़ी जो है एमओयू जो है आप लोगों ने एमओयू पर काफ़ी प्रस्ताव पास हुए हैं, उस पर जो है काम भी अब शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। किस तरह की सर प्लानिंग रही, और कोरोना में क्या कुछ जो है आप सोच कर निकले थे? देखिए, कोरोना महामारी ये पहली बार हमारे होश में आया। ऐसी बीमारी तो नहीं थी और पूरे विश्व में बीमारी थी, पूरा विश्व इससे त्रस्त था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी कि आप लोग भी आएँ समाज में और सबका इस घड़ी में जितने सक्षम हो उस हिसाब से आप करें। तो मुझसे भी नहीं रहा गया, मैंने भी उसमें किया। पहले बार 125 दिन, सेकंड में 75 दिन। मैंने उस टाइम हाईवे पे छोटे छोटे बच्चों के पैर में जो छाले देखे थे, खासकर यूपी के पूर्वांचल साइड में जाने वाले लेबर कहीं से भी आते थे, चाहे बिहार प्रवासी मजदूरों का पूरा जत्था जो है जब निकल रहा था, लोग पैदल ही निकल रहे थे। मुंबई से जो है बिहार तक लोगों ने पैदल यात्रा की है। तमाम लोगों के बीच में तमाम दर्द थे, उन चीज़ों को देख लेकर आप काफ़ी संवेदनशील दिखे थे। बहुत वो कोई महाराष्ट्र की बात नहीं, दिल्ली से भी जा रहे थे, हरियाणा से भी जा रहे थे, सब लोग जैसे उस टाइम सब तरस थे, सब अस्त व्यस्त थे। पानी तक लोगों के पास नहीं रहता था पीने के लिए कि पानी पी लें। मैंने तो देखा छोटे छोटे बच्चों को एक ग्लूकोज बिस्कुट था एक औरत के पास, वो आधा आधा बिस्कुट बच्चों को खिला रही थी। आप समझ लीजिए पैर में चप्पल और जूते से नहीं चला जा रहा था तो लोगों के छाले पड़ गए थे, रुमाल पैर में बांध दिए थे छाले के। तो मैंने उस चीज़ को ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि मतलब फिर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी का एक स्टेटमेंट आया कि हम अब उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाना चाहते हैं, उद्योग इतना स्थापित करना चाहते हैं कि जिससे पलायन रुके। फिर मुझे इस चीज़ की जो
ये लोग कहते हैं, सरकार कहे या विपक्ष का नेता कोई भी कहे, अच्छी चीज़ होती है उसको फॉलो करना। तो मैंने यही सोचा कि देखो, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, सरकार भी हम ही लोगों पे आधारित है, हम ही लोगों के टैक्सेस से, हमारा भी इसमें कुछ कर्तव्य बनता है। और धार्मिक व्यक्ति होने के साथ साथ मैं, जो हमारे महान पुरुषों कवियों ने लिख गए, मैंने जी एक चौपाई मुझे बड़ी याद थी, है पूर्ण जिन्हें विश्वास उन्हें फिर चिंता क्या साधन की। वो लगातार मैं देता, मैं बार बार रात में मैं सो नहीं पाता था। इस कड़ी में जब कोरोना ख़त्म हुआ तो मुझे 2003 की घटना याद आई, और उसको 2019 में माननीय शिव कुमार जी ने भी हमें रिपीट कराया था, लेकिन उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था। 2003 की घटना है कि हमारे यहाँ, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, अटल जी चुनाव पहली बार लोकसभा वहीं बलरामपुर से पहुँचे थे। तो अटल जी के यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल जी के यहाँ हम लोग गए थे दिल्ली में मिलने। स्वर्गीय घनश्याम शुक्ला जी भी थे, शिव कुमार जी भी थे, हमारे वो मौसी लड़का TR मिश्रा लुधियाना हैं, पंजाबपति, बहुत उद्योगपति है बड़े, वो भी थे। तो ऐसे बात होने लगी तो माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भाई अब तो माहौल यूपी में लगाइए आप लोग उद्योग, जहाँ तो बहुत लगा दे। तो कुछ देर बाद सोचने के बाद मिश्रा जी ने कहा कि अभी माहौल नहीं सही है। तो वही रात 8:30 बजे था, तो हंसते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा उस टाइम, मुख्यमंत्री माननीय अटल जी ने, ठीक है माहौल का इंतज़ार कीजिए। ठीक 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है, हुसैनगंज के एक होटल में रुके हुए थे शिव कुमार जी, हम भी मिलने गए थे, संजय चौधरी भी थे वहाँ पे। तो शिव कुमार जी से बात होते हुए उन्होंने याद दिलाया, उन्होंने कहा भाई मिश्रा जी से बता दीजिए क्या हालचाल है, अब तो योगी जी की सरकार है, माहौल ठीक है। तो उस चीज़ को मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद ये चीज़, तो ये सब एक एक कड़ी जुड़ती चली गई। जो आज ये रिजल्ट आ रहा है वो सभी एक एक कड़ी थी। महान पुरुषों का कहा हुआ बात कोई असत्य नहीं होता है। फिर मैं जा कर के लुधियाना गया, अपने टिकट से गया, अपने उनसे भाई से मिला, उनको बताया, औद्योगिक की नीति देखा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, एक बार माननीय मुख्यमंत्री से आप मुलाकात कराइए हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल का, फिर हम देखते हैं। हमने लेटर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि आज तक हिंदुस्तान में कोई कुछ भी हो, कट सत्य है, माननीय योगी नाथ जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ है। हमारे जैसे लोगों के लेटर पे उन्होंने तुरंत बुला लिया, वो भी कोरोना काल में। और उस टाइम सब बड़े बड़े उद्योगपति आए, बताया, औद्योगिक नीति सराहा। उसके बाद में चुनाव का पीरियड आ गया, लोग व्यापारी थे, लोग सोचने लगे, उद्योगपति थे, देखिए सरकार बन जाने, सरकार बन गई। उसके बाद फिर हमने लेटर दिया मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, फिर उद्योगपतियों से जून में मिले। जून के बाद तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मिलना है तब जब MAU मैं कुछ करा लूँ। उसके बाद मैं इधर 17 बार कम से कम मैं गया हूँ पंजाब अपने पास से। कोरोना काल में तो खर्च हुआ, वो तो बात नहीं है, लेकिन इधर भी मैंने ये पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च करना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से पलायन रुके। बॉम्बे भी कई बार गया, अभी मैं बॉम्बे गया हूँ, बॉम्बे से लखनऊ आया हूँ, लखनऊ से फिर दिल्ली आया हूँ, दिल्ली से फिर लखनऊ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ साल 1.5 साल में हमारे जितने भी उद्योगपति हैं वहाँ पे उद्योग लगा रहे हैं, चाहे वो अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद से जुड़े हों या सरकार से जुड़े हों, है तो हम लोगों का उद्देश्य सब एक ही, कर तो हम भी सरकारी के काम रहे हैं, कोई अपना काम थोड़े कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आ जानी चाहिए और लग जानी चाहिए। और जनवरी से और फरवरी तक तो 5 उद्योगपति का तो शिलान्यास हो जाएगा। एक तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके जनवरी में कानपुर में उसका तो स्टार्ट ही हो जाएगी। इस हिसाब से हमने 57 लोगों की लिस्ट जो है 17 तारीख को जो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, 57 बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट दी थी, उनके प्रोफाइल दिए थे, उनको कहाँ कहाँ ज़मीन चाहिए वो दिए थे। बहुत से लोग उसमें MAU करा चुके थे। हमारे ख्याल से 2,26,130 करोड़ का मैंने MAU वहाँ दिया है उसके लिए, जिसमें 2 लाख से ऊपर MAU हो चुका है। MAU होने का मतलब ये हो गया, अब उसको ज़मीनी स्तर पे सब स्टार्ट होने वाला है।
अब बिल्कुल ही वो चीज़ आ गई। तो ये सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को जाता है, प्रधानमंत्री जी को जाता है। बाकी हम क्या हैं, हम तो मतलब एक माध्यम हैं, बाकी करने वाले तो माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर उनकी ऐसी औद्योगिक नीति ना होती, अभी जितने भी उद्योगपति आए थे माननीय मुख्यमंत्री बड़ी तारीफ़ किया, रोड की तारीफ़ किया, लाइन ऑर्डर की तारीफ़ किया, हर चीज़ की। अब उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो कोई चीज़ की कमी हो, हर लोग आना चाहते हैं। अभी मेरी राजीव वाधवा जी से बात हुई, बॉम्बे में एविएशन के हैं, उन्होंने भी कहा माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए तो मैं भी अपने चार्टर्ड फ्लाइट वहाँ पे उतारने वाला हूँ, उसके लिए भी एयरपोर्ट पे जगह हमें चाहिए अलग से। अभी जनवरी में कुछ लोगों को और मिलवाएंगे। और मेरे ख्याल से अब उत्तर प्रदेश में पलायन तो नहीं होना चाहिए, अब दूसरे प्रदेश से पलायन होकर उत्तर प्रदेश में रोज़गार के लोग आएंगे। यही उद्देश्य लेकर मैं चल रहा हूँ। बाकी तो ऊपर वाला जाने कहाँ तक मुझे सफलता मिली, लेकिन सफलता मिल रही है। सर, अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद, जानना चाहेंगे, आप जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, किस स्तर पर जो है लोगों को, पूर्वांचल के लोगों की अगर बात की जाए या ओवरऑल पूरे यूपी के लोगों की बात की जाए, तो वहाँ पर युवाओं को किस स्तर पर रोजगार मिलने वाला है आने वाले भविष्य में, और साथ ही साथ में किस तरह की सब सारी चीज़ें गतिविधियाँ रहेंगी जिसके चलते लोगों का बेहतर से बेहतर वहाँ पर जो है पुनरुत्थान कहें या ये कह लें कि विकास की मुख्य श्रेणी में वो फिर से जो है जुड़ने का काम कर सके। देखिए, अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद का रजिस्ट्रेशन 2007 में ही हुआ था इसका, और इसका मकसद यही है कि पूर्वांचल एक नाम है, पूर्वांचल तो शुरू हो जाता है वहाँ तक रहता है आसाम तक, तो पूरा प्रदेश की बात है। एक नाम चाहिए था पूर्वांचल का नाम उसमें लिख दिया गया, क्योंकि हम भी पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं। तो और पूर्वांचल से ही माननीय प्रधानमंत्री जी भी है, तो ऐसा नहीं है नाम तो कोई न जोड़ते, चाहे पूर्वांचल लिखते, चाहे उत्तरांचल लिखते, चाहे कुछ लिखते, तो उस पर न जाइए। उद्योग तो पूरे देश में लगे। अब आदित्य मुंजाल जी ने कहा मैं BMW इंजन बनाऊंगा, तो उनको तो गाजियाबाद में ज़मीन चाहिए ना, तो गाजियाबाद में लग रहा है। जैसे ओंकार सिंह ने कहा माननीय मुख्यमंत्री से कि मैं पराली ना जलाया जाए, उसको एकत्र करके उसका गैस बनाऊंगा, तो उनको सहारनपुर में जगह चाहिए जिससे वो कवर करेंगे, दिल्ली भी कवर कर लेंगे, पंजाब भी कर लेंगे, हरियाणा भी कर लेंगे, यूपी भी कर लेंगे। तो अकेले पूर्वांचल नहीं हुआ, लेकिन खासकर पूर्वांचल में भी खूब उद्योग लग रहे हैं। भदोही में है, जो भदोही में हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे हौजरी वाले आना चाहते हैं तो उनको इतनी जगह मिल जाए कि पूरा हौजरी का हब हो जाए। सब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, एग्रीकल्चर से लेके साइकिल तक का, और ये क्या हौजरी, सभी लोग, सभी क्षेत्र के उद्योगपति इसमें जुड़ चुके हैं, और लगभग 30,000 कंपनी इसमें जुड़ चुके हैं। और किसी कंपनी से कोई भी हमने निस्वार्थ काम कर रहे हैं, 1 रुपये का वो भी नहीं रखा है कि रसीद दीजिए, कोई रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और इतना ये लोग माननीय मुख्यमंत्री से प्रभावित हुए हैं कि वो उद्योगपति आ रहे हैं अपनी फ़्लाइट से, अपनी चार्टर प्लेन से, अपनी हर चीज़ से, कोई मतलब किसी तरीके से बिल्कुल अब चाह रहे हैं ज़मीनी स्तर पे काम हो। और ज़मीनी स्तर पे ही काम करने वाले अटल पूर्वांचल उद्योग परिषद में ऐसे उद्योगपति हैं, जहाँ पे यह है कि नहीं मेरा टिकट की व्यवस्था सरकार कर दे, ये कर दे, और मैं वैसे उद्योगपति अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद में नहीं है। इसकी अब कई स्कीम बन गई है, जैसे ज़मीन का है, प्राइवेट लैंड का है। तो हमारे कुछ लोग हैं, भाई आपको प्राइवेट लैंड नहीं मिल रहा है तो वो प्राइवेट लैंड मुहैया कराया जाएगा, उसका जो है वो रजिस्ट्री हो जाएगी। बाकी तो माननीय मुख्यमंत्री औद्योगिक नीति में है, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उसमें कहे हुए हैं कि आप ज़मीन खरीद लीजिए अपने हिसाब से, और उसकी रजिस्ट्री जो आती है, जब फैक्ट्री आपकी लगेगी इंडस्ट्री, तो उसकी रजिस्ट्री आएगी, वो रजिस्ट्री लगेगी, वो रजिस्ट्री जो है पैसा गवर्नमेंट देगी। हाँ, गवर्नमेंट से मैं ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल बड़े पैमाने पे थोक के थोक उद्योगपति और आना शुरू कर दे। एक मेरा सुझाव है आपके माध्यम से कि जैसे कोई उद्योगपति अपना एक यूनिट लगाना चाहता है, तो मैं ये चाह रहा था कि 25 पैसा वो अपना लगाए, 75 पैसा उसको सरकार बैंक से लोन दिला दे।
उसका हो गया पूरा। वो अपनी फैक्ट्री लगाए, उसको जीएसटी वगैरह और कोई चीज़ किसी कोई फैसिलिटी मत दीजिए, 5 साल तक का उसका इंटरेस्ट एज ए सब्सिडी में आप दे दीजिए। आप देख लीजिए कितनी यूपी में कितनी इंडस्ट्री लग जाती है। सिर्फ 5 साल के लिए जो बैंक का उसका लोन है उसकी सब्सिडी दे दी, ताकि वो अपना सब चीज़ कर ले। बाकी तो उन विंडो हो गया, सब चीज़ हो गया, और अधिकारी भी सब काम करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और उसके बाद में और फिर इसकी रूपरेखा तैयार होगी। मेरा सिर्फ मकसद यही है कि अब वो दिन, बहरहाल हम रहें या ना रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी को देखने न मिले कि मतलब मेरा लड़का कमाने गया था, ट्रेन से आ रहा है, बस से आ रहा है, पैदल आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो दिन ना देखना पड़े किसी को। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। कहीं इसमें हमें कोई वो नहीं है और ना ही में इसमें कोई किसी प्रकार का सहयोग है। आखिरी सवाल है हमारा, आप पेशे से वकील रहे, आपने समाज सेवा के तौर पे भी एक समाज सेवी बनकर लोगों की खूब मदद की, कोरोना काल की चाहे जिक्र की जाए चाहे वैसे भी देखा जाए, तो वकील, समाज सेवी, और उसके बाद अब जो है एक बिजनेसमैन के तौर पर भी आप जो है उभर रहे हैं। अब आगे क्या अभी इसमें एक आध टैगलाइन और लगेगी कि एक राजनेता के तौर पे भी आप आगे काम करना चाहेंगे? देखिए, गांधी जी बैरिस्टर थे, गांधी जी एडवोकेट थे, उनकी भी तो कुछ सोच रही देश के प्रति। काली कोट को उतार दिया और कहा मेरे देश में जब तक सभी लोग के बदन पे कपड़ा नहीं होगा तब तक मैं बदन पे कपड़ा नहीं पहनूंगा। ये चरितार्थ है, ये सत्य है ना। एडवोकेट ही थे ना, मोतीलाल नेहरू एडवोकेट ही थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट ही नहीं थे ना। तो एडवोकेट की भूमिका राष्ट्र के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान होता है उसका, और वही चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करके नहीं, मैं सफलता करीब करीब मैं सफलता पहुँच चुका है। जब एमयू हो चुका है, फैक्ट्री पाँच भी फैक्ट्री मेरी चालू होने जा रही, तो समझ लीजिए हमारे लिए बड़ी उपलब्धि हो गई। ना मैं बिजनेसमैन हूँ, ना मैं कोई इतना टॉप का एडवोकेट हूँ, ना मेरी कोई 10-20 लाख की प्रैक्टिस है, लिखना है। आज एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि शुक्ला जी ने हमसे फ्लाइट का टिकट लिया था, या हमसे होटल का ठहरने का पैसा लिया था, या कुछ पैसा मांगा था। इसके लिए बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, इसलिए भगवान पूरी तरीके से इसमें साथ दे रहे हैं और सब जोड़ते चले आ रहे हैं, सब जोड़ते चले आ रहे हैं। वो उद्योगपति आ गए मेरे साथ में जिनकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। अखिलेश जी ने, मायावती जी ने समिट बुलाया था, कभी पंकज मुंजाल जी को बुला पाए, हीरो साइकिल, कभी एवन साइकिल को बुला पाए, नहीं बुला पाए, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पे सब आए, सब चीज़ की। तो कितनी मेहनत किया होगा, कितना हमने किया होगा, एडवोकेट कितना वर्क करता है, इसको भी तो आप लोग देखिए। हाँ, कुछ एडवोकेट हैं जिनकी वजह से समाज हो, लेकिन बाकी एडवोकेट का समाज को आगे ले जाने में, एक दिशा देने में बहुत अच्छा योगदान होता है। और मैं इसमें कर रहा हूँ। आज भी मैं गवर्नमेंट एडवोकेट हूँ, जो भी वो फीस मिलती है उस फीस से मैं ये काम में लगाता हूँ। मेरी निजी प्रैक्टिस में जो हमारे जूनियर लोग कमा के देते हैं, उसे अपना घर का खर्चा चलाता हूँ, हर चीज़ हूँ। आज भी मेरा मकान नहीं है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, मैं चाहता तो मकान ले लेता, मकान भर का तो मैंने कोरोना में खर्च कर दिया। लेकिन क्या हुआ, कोरोना में बहुत से परिवार छोड़ के चले गए हैं, बच्चे आज उनके जो हैं प्राइवेट वैन से जा रहे हैं, और उनके माँ बाप की कमाई लड़की से, नोएडा में मैंने सुना था मीडिया में, वो मर्सिडीज से स्कूल जा रहा है। तो ये त्याग की भावना आना चाहिए कुछ। जब तक आप बिल्कुल ईश्वर को साक्षी मान के और कोई काम स्टार्ट करेंगे ईमानदारी से, और वो ईमानदारी सिर्फ ईश्वर जाने, आप जाने, सफलता ईश्वर निश्चित है आपको कराएगा। और वो सफलता अब दिख रहा है, अब ज़मीनी स्तर पे देख रहा है। ऐसा नहीं कि एमयू करके छोड़ दिया, या नहीं कि रोज़ हो रहा है। अभी परसों भी हुआ है, 10 करोड़ का एक, 5 करोड़ का एक, 5 करोड़ का एक एमयू, इस तरीके से हो रहा है। और कम से कम मेरा टारगेट है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करवाना, हर ज़िले में 2-2, 4-4 छोटे छोटे उद्योग लगना शुरू हो जाएं,
पलायन अपने आप रुक जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि अभी मेरी 5-6 फैक्ट्री चलने जाने जाती, आपके भी जितने अगर उस क्षेत्र के कोई भी परचेस मिलेगा जिसको रोज़गार के बाहर न जाना पड़े, मैं रिक्वेस्ट करके उसको भी रिकमेंड करूँगा कि भैया इसी उद्देश्य से हम ये इंडस्ट्री को यहाँ पे कर रहे हैं और निश्चित है कि ये सफलता मिलेगी, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश के। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप लोग लगातार जो है उनके टच में बने हुए हैं। बीजेपी के पूरा जो है अगर देखा जाए तो प्रबल जो है प्रचंड दूसरी बार जनादेश मिला उत्तर प्रदेश में। तो आगे क्या कुछ उस हिसाब की गतिविधियां बनेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट आप में उस हिसाब से है कि आगे कुछ जो है पॉलिटिकल करना है और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी लोगों की सेवा करना चाहेंगे? अगर उस हिसाब की चीज़ें बनी, उस हिसाब की दशाएं बनी, तो क्या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करना चाहेंगे? नहीं, मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है ना, गांधी जी का भी कोई उद्देश्य नहीं था। नहीं चाहते, जो चाहते वो सर्वोच्च पद लेने पे फिर नहीं। अभी हमें जो है, मैं एक सामान्य भाजपा का कार्यकर्ता या एडवोकेट या समाज सेवी मान लीजिए, या ये मान लीजिए एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, विचार लो न मृत हो, न मृत से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो जो याद करें सभी, हुई ना यूँ सुमृत तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही, जो जिया ना आपके लिए वही जिया ना आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उदाहरण जरूरत में क्षुधार्त रत्न देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया शरीर उस्तजाल भी, उसी नर क्षितिज ने सोमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर ने शरीर चर्म भी दिया, अनंत देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हमने कोरोना काल में किसी को ये नहीं देखा था, घर में राशन भी पहुँचाया था। मैंने ये नहीं देखा था ये भिखारी है, मैंने ये नहीं देखा था ये बुनती, अच्छी फैमिली को मैंने राशन पहुंचाया है अपने पैसे, अच्छी फैमिली, नाम नहीं ले सकता उनका, अपने ही समाज के लोगों को भी दिया है, लेकिन नाम नहीं ले सकता। किसी कहा गया ना कि एक हाथ से दे दूसरे हाथ न दे, लेकिन कोरोना में जितना लोगों की हेल्प की, उसमें 90% मीडिया का हाथ था। अगर मीडिया ना इन लोगों को प्रोत्साहन करती तो होता। उसी प्रकार से ले लीजिए, जैसे कि मंदिर में आप जाइए, जब आप पूजा में उसको पुजारी को बढ़िया डिब्बा देते हैं तो प्रसाद चढ़ा के बढ़िया माला बना के दे करके वो सब देता है, आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। ऐसे ही समाज सेवी के लोग भी हैं, बहुत से लोग कि मतलब वो हम करें तो इसको दिखाई पड़े, तो उस हिसाब से आप लोगों का भी इसमें बहुत योगदान था। और रही माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी आप जानते होंगे, मेरे 4 वेद 18 पुराण 200 उपनिषद में ये है कि संत अदृश्य होता है, वो कभी दृश्यमान नहीं होता है। अगर वो दृश्यमान हो जाता है तो कल्याण हो जाता है। तो योगी जी की तुलना एक संत में की जा सकती है, क्योंकि जो चीज़ इम्पॉसिबल था, हम नहीं कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, उस चीज़ को योगी जी ने पॉसिबल कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो और कैसे संत की प्रभाव हो सकती है। और वो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग इतने लगे, पलायन रुके, बिल्कुल हनुमान जी की तरह वो काम कर रहे हैं कि राम काज कीजिए मुझे कहाँ विश्राम। तो तब नहीं है, कितना कीमती 20-20 मिनट का समय के जगह वो 1-1 घंटा समय दे रहे हैं उद्योगपतियों को मिलने के लिए। मेरे जैसे मतलब आम आदमी के लिए मैं क्या हूँ, कोई मैं सरकार में मंत्री तो हूँ नहीं, या सरकार में कोई बहुत बड़ा नेता तो हूँ नहीं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। सामान्य कार्यकर्ता के हैसियत से तो मैं दे रहा हूँ। और हमारे संगठन में सिर्फ उद्योगपति हैं, कोई नेता तो है नहीं, या कोई वो वाले तो है नहीं कि जो फंड दे रहे हों। सब कुछ अपने करना है। उद्योगपति आएंगे तो अपने किराए से आएंगे, रुकेंगे अपने होटल में तो अपने ही उसमें रुकेंगे, हम भी जाएंगे तो अपने पैसे बुलाने जाएंगे, कैसे नहीं देंगे। और शायद यही भगवान, यही सफलता का कारण है। जिस दिन इस संगठन में भी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी, उस दिन ये संगठन भी हम कहते हैं इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आज हर व्यक्ति तैयार है संगठन में पैसा देने के लिए, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, लेकिन नहीं। उद्योग लगाइए आप, उद्योग लगे।
NBC हिंदी को सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, मैं तो सब सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को जाता है और किसी को नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश में केवल अकेले उन पे जाता है, अकेले उनके दम पे ये सब चीज़ हो रहा है और हम भी ये सब चीज़ करा रहे हैं। अगर इसी वो व्यवस्था न करते तो ये 2 पति पहले भी पर्चे थे। हमारे भाई पहले भी वो 30,000 कंपनियों का अध्यक्ष हैं, आज भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उपाध्यक्ष हैं। तब भी 2003 में भी थे, जब माननीय अटल जी ने कहा था तब भी थे, तब भी नहीं कर पा रहे थे। तो सब चीज़ लिखा होता है, उस हिसाब से होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में भी होना बाकी है, वो भी आगे हो जाएगा, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ राम शुक्ला जी, जो अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाज के हित में लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इसके लिए हमेशा वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।